नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ पे एक और करंट का टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। ये टॉपिक मैंने लिया है जनसत्ता जो पेपर आता है वहाँ से, कि उसमें एक ट्वीट या फिर ये मान लो एक छोटा सा कोटेशन आया है कि राजस्थान में क्या अब इस वक्त समीकरण बन रहा है सीटों का। और उस पे ये तो हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे राजस्थान की राजनीति का अध्ययन करेंगे, ये हम देखेंगे कि राजस्थान की राजनीति में हलचल क्या हो रही है। बस इतना सा देखने के बाद हम चलेंगे कि दल बदल विधेयक जो इस समय इतनी बातें हो रही है वो आखिर है क्या, और इसका क्या असर हमारे संविधान में पड़ता है, इसमें क्या प्रावधान है और इसका कैसे अभी उल्लंघन हो रहा है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि अभी राजस्थान में चल क्या रहा है। राजस्थान से पहले ऐसा मध्य प्रदेश में भी हुआ है, मणिपुर में भी हुआ है। तो आप सब लोग अगर न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आप सबको पता होगा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के बीच में लड़ाई चल रही है। किस बात को लेकर कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं सचिन पायलट साहब, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ये हम सब ने देखा है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने जो मेहनत की है उसी की वजह से कांग्रेस फिर से उभर कर आई है ना। लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया अशोक गहलोत को। उनके जो सालों पुराने वर्षों का योगदान है कांग्रेस को राजस्थान में प्रतिस्थापित करने में, उसको देखते हुए यहाँ तक भी सचिन पायलट जी ने अपने आप को सेटिस्फाई किया। लेकिन अब सचिन पायलट जी के साथ हुआ क्या कि सचिन पायलट जी लेना चाहते थे गृह मंत्रालय, है ना, लेकिन उन्हें इम्पोर्टेंट विभाग नहीं दिए जा रहे थे जो वो चाहते थे, है ना, और उन्हें दे दिए गए छोटे मोटे से विभाग। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी राजनीति की बातें मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन हमें मुद्दा समझना है तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी भी एक पार्टी को समर्थन कर रही हूँ। मेरा समर्थन किसी भी पार्टी की तरफ नहीं है। जो राजनीति चल रही है बस उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो सचिन पायलट जी को जो अपने मनमाफिक विभाग थे वो नहीं दिए गए। दूसरा, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो शुरुआत से ही सचिन पायलट जी के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, और उनका अपनी जगह मतलब नाराज़ होना जायज़ भी बनता था कि मेहनत उन्होंने करी थी इस साल कांग्रेस को प्रतिस्थापित करने में, और उनका क्रेडिट उनको मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने अब क्या किया कि थोड़े बहुत बागी स्वर शुरू से ही उभर रहे थे, और अब लास्ट में उन्होंने जाके खुलेआम सरकार के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। और उन्होंने मतलब कोटा में जाके भी कोई वक्तव्य दिया नवजात शिशुओं की मृत्यु के लिए, ऐसे कुछ करके सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। अब सबको पता चल गया कि बागी स्वर सचिन पायलट जी की तरफ से आ रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सचिन पायलट जी ने जो अपने समर्थक विधायक हैं उनको लेके एक मीटिंग बुलवाई, और उसमें उनके साथ लगभग 19 विधायक हो गए। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि राजस्थान में सीटें कितनी हैं। राजस्थान में विधानसभा में सीटें हैं दोस्तों 200। अब जो देखो हुआ क्या है कि सचिन पायलट जी के साथ अभी 19 विधायक है ना, और राजस्थान में टोटल सीटें हैं 200, है ना। तो 200 में बहुमत के लिए कितना चाहिए, 101 चाहिए ना। तो कांग्रेस के पास में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई तो उनके पास 101 थी, मतलब कुछ अपने थे और कुछ जोड़ तोड़ करके अन्य पार्टियों को मिला के उन्होंने 101 सीटें कायम कर ली थी, ठीक है। 101 सीटें उनको चाहिए थी और बहुमत से उन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन हुआ क्या कि अब सचिन पायलट जी अलग हो गए तो कांग्रेस की सीटें टूट गई, है ना। सचिन अब वो देखते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है हमारी विधानसभा में। देखो विधानसभा में 200 सीटें हैं, एक विधायक बीमार है वो आएगा नहीं, है ना। तो इस ऐसे में सदन में 199 सदस्य फिलहाल है, जिसके बाद में अगर 199 सदस्यों में से हमें बहुमत चाहिए तो वो हो जाएगा 101 बहुमत, सॉरी 100। अगर 200 में से माने तो 101, और अब 199 सदस्य ही हालांकि अभी हमारे पास हैं सदन में। तो 100 सदस्यों का बहुमत जिस भी पार्टी के पास होगा सरकार उसकी बनेगी, ठीक है। गहलोत कैंप की बात करें तो उनके पास कांग्रेस के विधायक हैं 87, ठीक है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के हैं 2 और निर्दलीय के हैं 10, और सीपीएम का एक विधायक भी उनके समर्थन में। तो कितने हो गए, 87 और 10 97, और 97 और 2 99, 99 और 1 100। उनके पास पूरे 100 विधायक अभी गहलोत जी बोल रहे हैं कि हमारे पास हैं, कि मतलब 87 खुद के हैं और इधर उधर के मिला के उन्होंने 100 विधायक कर रखे हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार पायलट कैंप के पास में 19 बागी विधायक हैं। 19 तो पायलट के साथ जो कांग्रेस से अलग होकर पायलट के साथ गए हैं ना, अलग अभी नहीं हुए हैं मतलब कि, लेकिन जो पायलट के समर्थन में है वो 19 है, 3 निर्दलीय है ना। तो कितने हो गए, 19 20 21 22 विधायक अभी पायलट के पास हो गए, ठीक है। तो 22 विधायकों से पायलट जी क्या कर सकते हैं, जब उनके पास में अभी पूरे 100 विधायक हैं तो 22 विधायकों से पायलट जी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा क्या बनता है, विपक्षी पार्टी जो भाजपा है, जो हर जगह जाके ये सारे समीकरण को उल्टा पुल्टा कर देती है। मैं यहाँ पे भाजपा की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो फिलहाल अभी चल रही है पिछले 2 सालों से राजनीति, उसमें यही देखा गया है कि विपक्षी पार्टी भाजपा के पास अभी 72 सीटें हैं, ठीक है। भाजपा ने कितनी जीती थी, 72 जीती थी, ठीक है। और आरएलपी के 3 विधायकों का उनका समर्थन है उनके पास में, तो कितने हो गए, 75। यदि ऐसे में सचिन पायलट उनके समर्थक विधायक सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक भाजपा के खेमे में आते हैं, तो उनके पास 97 विधायकों का समर्थन होगा दोस्तों। 72 अभी बीजेपी के पास है, 3 एक और हैं, आरएलपी के भी 3 बीजेपी के साथ है, 75 विधायक बीजेपी के पास है, और 19 और 3 मतलब 22 विधायक अगर इसमें और मिला लेते हैं तो 75 है ना, तो ये टोटल 97। अगर सचिन पायलट जी का भाजपा के साथ जाके मिल जाते हैं तो टोटल 97 विधायक भाजपा के पास आ जाते हैं। ऐसे में राज्य की स्थिति काफ़ी कांटेदार बन सकती है, और यही कारण है कि गहलोत फ्लोर टेस्ट करवाकर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। अब यार अब गहलोत जी ये चाह रहे हैं कि इससे पहले कि सचिन पायलट जी भाजपा को अपना समर्थन दे दे, और ये जो 97 विधेयक अभी भाजपा के पास हो रहे हैं सचिन पायलट जी के समर्थन के बाद में, और उनके पास हो रहे हैं कांग्रेस के पास में 100, तो गहलोत जी को पूरा डर है कि 2-3 विधायकों को खरीदना बेचना कोई बड़ी भारी बात नहीं होगी, तो जितना जल्दी विधानसभा में अपना समर्थन प्रूव कर ले उतना अच्छा है। तो वो राज्यपाल को जाके बार बार बोल रहे हैं कि आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, हम बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, और यही हलचल अभी इस समय चल रही है। गहलोत जी को डर है कि एक भी विधायक इधर से उधर हो गया तो सरकार गोता खा जाएगी, ठीक है। ये अभी इस समय हमारे राजस्थान की राजनीति चल रही है। तो दोस्तों मुद्दा यहाँ पे ये बनता है कि हमने सचिन पायलट जी को, जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, ठीक है, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने कहा कि हम सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि विधायक मुख्यमंत्री घोषित करने पर भी उनकी लड़ाई हो गई थी कांग्रेस में, और वहाँ भी उन्होंने घोषित नहीं किया था चुनाव से पहले कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। और हमें ये भी नहीं पता था कि अगर हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। फिर भी जो कांग्रेस के समर्थक हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, ठीक है। अब नहीं मिला हमें मुख्यमंत्री, पायलट जी नहीं बने, गहलोत जी बन गए, ठीक है, वो भी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जो कांग्रेस के समर्थक हैं उन्होंने पायलट को कांग्रेस में सोच के वोट दिया है ना। अब ये लोग अपने सियासी फायदे के लिए अगर एकदम से भाजपा में जाके मिल जाते हैं, तो इतने दिन तो ये लोग भाजपा की बुराइयां कर रहे थे, है ना। और भाजपा भी अगर कांग्रेस के लोगों को, अगर कांग्रेस के 25 विधायकों को अपने में मिला रही है, तो इतने दिन तो वो कांग्रेस की नीतियों की बुराई करी, तो ये जनता के साथ धोखा हो गया ना। तो फिर हम लोग क्यों किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं और क्यों किसी विशेष दल को हम लोग जिताना चाह रहे हैं, जब इनका खुद का मोरल इतना नहीं है। ये लोग अपने फायदे के लिए जब चाहे जब इस दल में जा सकते हैं, जब चाहे उस दल को छोड़ के इधर आ सकते हैं। हमने जिताया कांग्रेस को, लेकिन सरकार बन जाएगी अभी भाजपा की, तो जनता का जो मत है उसका क्या हुआ। क्या लोकतंत्र में यही है कि जनता की कुछ नहीं चल रही है, चलना पार्टी का शासन है, तो क्या जनता की कोई राय नहीं है। इसी के लिए दोस्तों बनाया गया था दल बदल विधेयक, दल बदल विरोधी विधेयक, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। इसी को रोकने के लिए कि भाई जो विधेयक जिस पार्टी से जीतता है उसी पार्टी में रहे, और ये रोज रोज कि हमने जिताया कांग्रेस को है या भाजपा को, और सरकार बदल के वहाँ पे आपसी पार्टी की रंजिशों से चलते दूसरे गुट की बन जाती है, और जनता के जो वोट है उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। अब जैसे मान लो कि हमारी 70% जनसंख्या ने कांग्रेस को वोट दिया है अगर राजस्थान की ने, तो उस 70% जनसंख्या का क्या, अगर मतलब उस वोट की क्या वैल्यू रही अगर अब यहाँ पे भाजपा की सरकार बन जाती है। तो हमें मतलब नहीं है भाजपा या कांग्रेस से, हमें मतलब है कि जनता की राय। लोकतंत्र आप कहते हो तो लोकतंत्र में जनता का शासन है ना, तो हमारा शासन अगर चल ही नहीं रहा है तो फिर लोकतंत्र कैसे हुआ। तो इन्हीं सब को रोकने के लिए लाया गया था दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विधेयक, विरोधी विधेयक, है ना। उसका अध्ययन हम क्या करेंगे कि क्या था यहाँ करेंगे क्या था दल बदल विधेयक, और कैसे ये लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो संविधान की 10वीं अनुसूची है दोस्तों, संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप में दल बदल विरोधी विधेयक, मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। जब देखो, जब संविधान का निर्माण हुआ तब संविधान में सिर्फ 9 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। 1985 में राजीव गांधी के समय 52वां संविधान संशोधन किया गया, और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, उसे कहते हैं हम दल बदल विरोधी विधेयक या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ। ये तो हो गई 10वीं अनुसूची, तो इसे हम 10वीं अनुसूची भी बोल सकते हैं, दल बदल विधेयक भी बोल सकते हैं, और 52वां संविधान संशोधन भी बोल सकते हैं। यह दल बदल क्या है,
और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करती है। ये जो 10वीं अनुसूची है इसमें लिखा गया है कि दल बदल होता क्या है और अगर कोई दल बदल करता है तो इसे किस तरह से फिर अयोग्य घोषित किया जाएगा, ये इसमें लिखा गया है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ, पद के लालच में आकर दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है ताकि संसद में स्थिरता बनी रहे। ऐसा नहीं है कि कोई विधायक जीता कांग्रेस से है और उसको बीजेपी ने मान लो बीजेपी या कांग्रेस से मतलब नहीं है। जैसे जीता किसी एक पार्टी से और दूसरी पार्टी ने उसे कहा कि हम तेरे को 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तू हमारी पार्टी में आ जा, और वो चला गया, तो फिर कैसे सरकारें स्थिर चलेंगी, है ना। फिर तो सरकारों की लुटिया डूबती रहेगी। तो इसे ही रोकने के लिए कि कोई भी लाभ और लालच में आकर अपना दल ना बदले, इसके लिए ये विधेयक लाया गया था, ये अनुसूची जोड़ी गई थी, और ताकि एक स्थिर सरकार हमको 5 साल तक प्राप्त हो। ये तो हो गया दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। अब हम पढ़ते 10वीं अनुसूची की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। देखो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम होता है। हमको पता है हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोग सारे लोग मिलकर एक राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं, एक दल विशेष को वोट देते हैं, और वो दल विशेष, जो भी दल विशेष उसमें बहुमत में आता है ना, हम बहुत सारे दलों को वोट देते हैं और जिसको भी बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है। मतलब जिसके साथ भी जनता का समर्थन होता है वही सरकार बनाता है ना। तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे अहम हो गए और वे सामूहिक आधार पर फैसला लेते हैं। अब हमारे राजनीतिक दलों की विशेषता यह है कि उस दल का जो नेता है वो जो कहेगा उसके सारे सदस्य सेम उसी की सुनेंगे, अपना अलग विचार और राय नहीं रखेंगे, है ना। ये यहाँ पे कहा गया है कि वे सामूहिक आधार पर फैसला लेते हैं। कि जैसे कि भाजपा का नेता अभी नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कह दिया भाजपा का प्रत्येक नेता वैसा ही करेगा। ये है सामूहिक आधार, है ना। लेकिन आज़ादी के कुछ वर्षों बाद ही दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। अब क्या हुआ, आज़ाद हुए जब तो ठीक था, लेकिन आज़ादी के थोड़े ही दिन बाद में पार्टी का आला कमान कुछ बोल रहा है लेकिन सदस्य उसकी बात नहीं मान रहे हैं। और अगर वो नहीं मानते हैं और आला कमान उसको बोलता है कुछ और वो नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या करते थे, चुपचाप दूसरी पार्टी में चले जाते थे कि तू बोल ले, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो ये चला, है ना, तू ही तो नहीं लेगा, दूसरी पार्टी वाले ले लेंगे, है ना। ये होने लगा। तो विधायकों और सांसदों की जोड़ तोड़ से सरकारें बनने लगी, गिरने लगी, जैसा इस वक्त हो रहा है ना। इधर के विधायक इधर चले जाते हैं, इधर के इधर चले जाते हैं, और ऐसे ही नई सरकारें बनने लगी, गिरने लगी। अब क्या हुआ कि सरकार में स्थिरता नहीं रही। 1960-70 के दशक में आयाराम गयाराम अवधारणा प्रचलित हो गई। मतलब किसी भी पार्टी का कोई भी मतलब स्टैंड नहीं रहा। कोई विधेयक जब चाहे इधर चला जाता, उधर चला जाता, फिर से आ जाता, फिर से चला जाता। आयाराम गयाराम वाली अवधारणा 60-70 के दशक में ज़्यादा हो गई। जल्द ही दलों को मिले जाने वाले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। अतः 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विधेयक विरोधी कानून लाया गया। तो अब महसूस होने लगा कि दोस्तों ये जो विधेयक हैं, जो ये विधायक हैं, जो लालच में आकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इनको अगर कोई जाता है तो अब इनको अयोग्य घोषित कर दो कि वो वापस से सदन में चुनाव ही ना लड़ सके, है ना। मतलब आ ही नहीं सके उस सदन से, उसको 5 साल के लिए निकाल ही दिया जाएगा कि अगर वो जीतता किसी पार्टी से और लालच में आके दूसरी पार्टी में मिल जाता है तो, है ना। तो इसी के लिए उस अयोग्य घोषित करने के लिए 1985 में संविधान संशोधन की जरूरत महसूस हुई और 1985 में संविधान संशोधन करके हम दल विधेयक विरोधी कानून लेकर आए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि किसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है इस कानून के जरिए। भाई कौन से आधार है जिनसे हम अयोग्य घोषित कर सकते हैं, ना। ये आपको पता होने चाहिए कि किसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, जैसे कि कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि है या भाजपा का प्रतिनिधित्व है, उसे लग रहा है कि उसके विचार नहीं मिल रहे इस पार्टी से, वो जैसे बहुत ही अलग टाइप के विचारों का है और वो जो करना चाहता है वो पार्टी उसे नहीं करने दे रही है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में ये होता है, पार्टी का जो बॉस है वो जो कुछ कहता है वही सदस्यों को मानना पड़ता है। और अगर कोई विधेयक इसकी बातों से सहमत नहीं है और वो दुखी होकर खुद ही उस पार्टी से इस्तीफा दे देता है कि भाई मैं इस पार्टी के विचारों से सहमत नहीं हूँ, तो मैं इस पार्टी में और नहीं रहना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। कि भाई तूने अगर खुद ने ही त्याग पत्र दे दिया तो फिर अगले 5 सालों के लिए तो वो संसद में नहीं रहेगा ना, सदन में नहीं रहेगा, तो फिर वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो या तो अगर कोई स्वेच्छा से दे देता है, छोड़ देता है दल, है ना। दूसरा है, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारे राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं। हमारे राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां, इसके अलावा आरएलपी और बसपा जैसी छोटे छोटे से दल यहाँ पे और हैं, लेकिन उनको बहुत कम सीटें मिलती हैं।
इसके अलावा दोस्तों कई विधायक ऐसे भी होते हैं जो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, है ना, उनको सीट नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, बिना किसी दल के निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं। तो मान लो जीत गए, है ना, अब उन्होंने चुनाव तो लड़ा है निर्दलीय और वो जीत गए, और जीतने के बाद में अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, है ना, कि चुनाव तो निर्दलीय लड़े हैं और फिर वो किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो भी वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा आधार ये हो गया। तीसरा आधार हो गया यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सदन में व्हिप जारी किया जाता है कि कोई भी मीटिंग हो रही है, कोई भी बैठक हो रही है, तो हर एक पार्टी का एक सचेतक होता है, मुख्य सचेतक। वो जो सचेतक बोलेगा कि हमें इस चीज़ के लिए वोट देना है तो सारे सदस्य उसी चीज़ पे वोट देंगे। ठीक है, कि कोई विधेयक आ रहा है तो वो कहेंगे हमें इस विधेयक के लिए हाँ करनी है तो सब हाँ करेंगे, वो कहेगा ना करनी है तो सब ना करेंगे। लेकिन अगर कोई अपनी पार्टी का सदस्य अपने ही सचेतक की मतलब अपनी ही पार्टी के अलग जाके वोट देता है तो वो भी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, अब यार जैसे कि कांग्रेस का कोई विधेयक आया है, अब उनको पास करवाना है तो वहाँ का विप बोलेगा, कांग्रेस का विप बोलेगा, सचेतक बोलेगा कि हमें हमारे जैसे मान लो 75 विधायक है तो 75 विधायकों को इस पे वोटिंग करनी है और सबको हाँ में वोट करना है। लेकिन कोई विधायक है जो उनकी बात से सहमत नहीं हो रहा तो वो ना कर देता है अगर उस विधायक पे, तो भी वो अयोग्य हो जाएगा। और अगर वो अपने आप को वोटिंग से दूर रखता है कि मैं करूँगा ही नहीं, तो भी ये तो यही हुआ ना कि वो पार्टी की बात नहीं मान रहा, तो भी वह अयोग्य हो जाएगा। तो ये चार आधार है कि अगर स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे, ठीक है, दूसरा किसी दलीय मतलब किसी निर्दलीय चुना गया और किसी दल में शामिल हो जाए, ठीक है, तीसरा है कि वह पार्टी के पक्ष में पार्टी के विपरीत मत दे दे, और या फिर वो वोटिंग करने से इनकार कर दे। और एक और है कि 6 महीने की समाप्ति के बाद मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। देखो पार्टी में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं दोस्तों, ये हमने पढ़ा है कि जैसे लोकसभा में होते हैं अपने यहाँ पे कुछ मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य लोकसभा में और 2 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। वो किए तो गए हैं मनोनीत, लेकिन आगे जाके वो किसी पार्टी की सदस्यता धारण कर लेते हैं तो भी वो अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। ये तो है अयोग्यता के नियम कि कैसे कैसे अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब है दल विधेयक अधिनियम के अपवाद क्या है ना, कौन से दल विधेयक चीज़ों से बाहर आते हैं, है ना, कुछ अपवाद भी है। यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, और जब वह पद छोड़ता है तो फिर से, और अगर फिर से बाद में पार्टी में शामिल हो सकता है, इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम जैसे कि अभी यहाँ पे अपने कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, और कांग्रेस की सरकार ने एक स्पीकर बनाया, मतलब विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर। तो स्पीकर बनाया, तो वो स्पीकर जब बनता है तो स्पीकर का दोस्तों दायित्व भी यही होता है कि जिस दिन से वो स्पीकर बन गया ना, वो निष्पक्ष हो गया। अब वो सदन में किसी विशेष पार्टी का पक्ष नहीं लेगा कि मुझे कांग्रेस ने बनाया तो मैं कांग्रेस का समर्थन करूंगा, नहीं, उसे अगर वो अब सबका अध्यक्ष बन गया तो उसे एक मुखिया के तौर पर काम करना होगा निष्पक्ष होकर, है ना। तो अगर कोई स्पीकर बन जाता है तो उसे मतलब वो चाहे तो उस पार्टी को छोड़ सकता है ना, त्यागपत्र दे सकता है। जैसे कांग्रेस के अभी जो सीपी जोशी हैं, मतलब कोई भी अपना जो स्पीकर है वो है, अगर वो चाहे तो पार्टी को छोड़ सकता है। उस टाइम पे उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है उन्होंने? क्योंकि वो स्पीकर बने हैं और अपने काम निष्पक्षता से करना चाहते हैं, और जिस दिन वो स्पीकर पद से हटा दिए जाएंगे, चाहे 2 साल बाद में, चाहे 3 साल बाद में, वो फिर से पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपवाद हो गया कि नॉर्मली अगर कोई सदस्य पार्टी को छोड़ता है तो वो सदन से ही बाहर हो जाएगा, लेकिन स्पीकर इस मामले में अपवाद है, क्योंकि स्पीकर चाहे तो पार्टी छोड़ सकते हैं, और जिस समय उनके स्पीकर पद से उन्हें हटाया जाता है वो फिर से पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक और इसका अपवाद है दोस्तों, यदि किसी पार्टी के 1/3 विधेयकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया है तो उस पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। जैसे कि कोई दल है दोस्तों, और जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस में अभी 101 सदस्य हैं मान लो, है ना, और इन 101 सदस्यों में से 1/3 सदस्यों ने मिलकर, 101 का 1/3 अपन निकाल लेंगे, जैसे कि मान लो 33 सदस्य या 34 सदस्यों ने मिलकर
उस पार्टी से अलग होने का विचार किया है या दूसरी पार्टी में मिलने का विचार किया है तो उन इतने सारे सदस्यों को अलग मतलब अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान में दल बदल विधेयक में किया गया है कि अगर कोई जैसे कोई कांग्रेस का कोई एक विधायक अगर भाजपा में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस के 1/3 विधेयक अगर भाजपा या किसी और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वो अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे। तो दो अपवाद हो गए, एक तो स्पीकर के संबंध में और एक 1/3 सदस्यों के संबंध में। अब दोस्तों ये जो अपवाद इन्होंने किया, इन्हीं का सबसे भयंकर प्रभाव इस कानून पे हुआ। अपवादों का प्रभाव। दल बदल विरोधी कानून एक उचित सुधार था, लेकिन इसके अपवादों ने इस कानून की मारक क्षमता को कम कर दिया। इन्हीं अपवादों ने इस कानून में लूप होल तैयार कर दिया दोस्तों। जो दल बदल विधेयक पहले एकल होता था अब सामूहिक होने लगा। अब क्या होने लगा दोस्तों, पहले क्या होता था, एक विधायक चला गया दूसरी पार्टी में, अब क्या होने लगा, अब बड़ी साजिशें होने लगी। अब 1/3 विधेयक जाने लगे दूसरी पार्टी में। और ये तो सरकार गिरने का और भी इजी तरीका हो गया ना, कि अगर सचिन पायलट जी के साथ में आज 19 की जगह 33 विधायक होते ना, तो उनको जो अभी कोर्ट में उनका केस चल रहा है ना, मतलब स्पीकर ने उनको अयोग्य घोषित करने के लिए कहा और सचिन पायलट जी ने इनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। अगर सचिन पायलट जी के पास में 1/3 विधायक होते, मतलब 33 या 34 विधायक होते, तो ये मतलब उनके खिलाफ कोई केस हो ही नहीं सकता था, है ना। तो ये सबसे बड़ा मतलब कारण हो गया कि अब तो सरकारें इजीली गिरने लगी, कि पहले तो एक ही विधायक जाता था लेकिन अब एक विधायक जा नहीं सकता, तो 1/3 विधायक मिलकर साजिशें करने लगे। दल विधेयक बंद नहीं हुआ, दल बदल ज़्यादा बढ़ गया, है ना, कि अब 1/3 विधेयक पार्टी चेंज करने लगे। तो वही है कि पहले जो काम एकल रूप से होता था अब सामूहिक रूप से होने लगा। अतः वर्ष 2003 में, है ना, अब इसको रोकने के लिए भी दोस्तों ज़रूरत महसूस हुई कि 2003 में संसद में 51वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब जो ये 1/3 की छूट दी गई थी दोस्तों, जो 51वां संविधान संशोधन था उसमें कहा गया कि अब 1/3 भी अगर पार्टी चेंज करते हैं वो भी गलत होगा, वो भी गैर कानूनी होगा। लेकिन वास्तव में जो 91वां संविधान संशोधन विधेयक है इसकी बात किसी ने नहीं मानी और 1/3 विधेयक आराम से पार्टी चेंज करते हैं, क्योंकि सभी पार्टियां ही ऐसा करती हैं। कभी बीजेपी वाले कांग्रेस में जाते हैं, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते हैं। तो इसके खिलाफ कोई बोलता भी नहीं है, ना ही कोई इसके खिलाफ कोई कदम उठाता है कि अब ऐसा क्यों किया गया, है ना। तो संविधान का 91वां संविधान संशोधन था क्या? इस संशोधन के जरिए मंत्रिमंडल का आकार 15% कम कर दिया गया। एक तो सबसे विशिष्ट बात इस संशोधन की यही थी कि अब जो मंत्रिमंडल होगा वो हमारे विधानसभा के मतलब कैबिनेट के 15% सदस्यों से ज़्यादा नहीं होगा। ये तो मंत्रिमंडल की बात हो गई। हालांकि लेकिन किसी भी कैबिनेट के सदस्यों की संख्या 12% से कम भी नहीं होगी, 12 से कम नहीं होगी, है ना। ये बात की बात है, इससे रिलेटेड नहीं है। इससे रिलेटेड ये है कि इस संशोधन में 10वीं अनुसूची की धारा 3 को ख़त्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान किया गया था कि 1/3 सदस्य एक साथ बदल सकते हैं, तो दल बदल सकते हैं। मतलब 91वां संविधान संशोधन है तो उसने जो दल बदल विधेयक में 1/3 सदस्यों को पार्टी चेंज करने की छूट दी गई थी उसे अब ख़त्म कर दिया। लेकिन वास्तव में ये धरातल रूप पे कभी लागू ही नहीं हुआ। 91वां संविधान संशोधन, पार्टी के सभी विधायक आराम से पार्टी चेंज कर रहे हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है दोस्तों। नियम बनाने वाले भी वो हैं, बिगाड़ने वाले भी वो हैं, कोर्ट में जाने वाले भी वो हैं, फैसला करवाने वाले भी वो हैं। तो फिर उनको कौन बोल सकता है कि अगर सिर्फ कांग्रेस ऐसी होती कि जिसके 1/3 विधेयक दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो भाजपा जरूर बोलती, लेकिन यहाँ तो भाजपा, कांग्रेस और हर पार्टी ही ऐसी है जो दल बदल करती है ना। तो कोई किसी के खिलाफ बोल नहीं रहा है ना। निष्कर्ष क्या हुआ? अब निष्कर्ष ये है कि दल बदल विरोधी कानून संसद की आंतरिक राजनीति और सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र है, कि मतलब संसद में इस तरह की कोई गंदी राजनीति ना हो और मतलब सांसदों और विधायकों को खरीदा और बेचा न जाए कि तुम 25 करोड़ रुपए दे देंगे, तुम इधर आ जाओ, हम तुम्हें 50 करोड़ देंगे, तुम इधर आ जाओ, है ना। इसको रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र था। लेकिन दल बदल विरोधी कानून के संबंध में यह कथन सटीक बैठता है कि इलाज ही स्वयं बीमारी बन गई। हमने तो इलाज किया था कि एक विधायक इधर उधर जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमने एक कानून बनाया कि अगर कोई विधायक इधर उधर जाता है दूसरी पार्टी में तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उस कानून में ही हमने एक और बीमारी दे दी कि 1/3 विधायक अगर जाते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो अब 1/3 ही जाने लगे, पहले तो 1-2 जाते थे, अब पूरी की पूरी 1/3 विधेयक इधर से उधर जाने लगे, तो इलाज ही बीमारी बन गई।
ऐसा इसलिए है कि इस कानून में कुछ प्रावधान विसंगति युक्त हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपनी पार्टी के फैसले की सार्वजनिक आलोचना करता है तो यह माना जाता है कि संबंधित सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से दल छोड़ना चाहता है, और यह प्रावधान पार्टियों की स्थिति की मनमाफिक व्याख्या सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, हम इस कानून में कुछ कमियां हैं कि इस कानून में यह लिखा गया है कि कोई भी अगर सदस्य अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोल देता है, ज़रूरी तो नहीं है दोस्तों, एक पार्टी में अगर 100 सदस्य हों तो सबकी राय एक जैसी होगी। और ये तो लोकतंत्र है ना, हर एक विधायक को, विधायक भी तो आखिरकार है तो हमारे लोकतंत्र का एक नागरिक ही, तो उनको भी तो अपनी राय रखने का अधिकार है। तो ये गलत है कि अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी का जो बॉस बोल रहा है वो ही उन्हें करना पड़ेगा, तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए ये कहा गया है कि अगर कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ एक लाइन भी जाके कहीं बोल देता है तो वो ये माना जाता है कि उसने दल बदल कानून का मतलब उल्लंघन कर लिया और अब उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी कमी थी इस कानून में, ठीक है। कि यह मान लिया जाएगा कि वह स्वेच्छा से दल छोड़ना चाहता है। दल बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यह कानून बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन इसे परिष्कृत किए जाने की ज़रूरत है। मतलब इसमें अब वर्तमान में कुछ सुधार किए जाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो सके। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तो हैं, हमारी जितनी आबादी हमारे यहाँ पे है वहाँ पे अन्य कोई देश ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी आबादी के साथ लोकतंत्र लिए हुए हो। हम ही ऐसे देश हैं जो इतनी बड़ी आबादी के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था रखते हैं, लेकिन उसके साथ ही ज़रूरत है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे बेहतर लोकतंत्र बना सके। इसके लिए वर्तमान में हमें इस कानून में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा दल बदल कानून। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि दल बदल कानून क्या है, राजस्थान में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं और इसमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा, चाहे आप राजस्थान की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप नेशनल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि ये मुद्दा ना केवल राजस्थान में बल्कि MP में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में इतना छाया हुआ है कि इसमें से क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो जो बच्चे SI के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, RAS का इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपनी तैयारी करंट के मुद्दों पे अप टू डेट रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।